अच्छा, होता है ये कि डायबिटीज मेलाइटस। शुरू करते हैं जी। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस ये कि इसमें क्या होता है जी, ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, मीन से ग्लूकोज का लेवल ना ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा, उसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा जी, क्यों इंक्रीज करेगा और कितना इंक्रीज करेगा? नॉर्मल जो लेवल है ना जी ब्लड में फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग ग्लूकोज पता है किसको कहते हैं जी? 8 घंटे से अगर आपने खाना नहीं ना खाया हुआ 8 आवर से, तो उसको हम फास्टिंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल जो है ना जी 126 या इससे नीचे हो तो नॉर्मल है। अगर जब इससे बढ़ जाएगा 126 से 127 भी हो जाएगा ना जी, तो वो फिर डायबिटीज के रिस्क पे पेशेंट चला जाएगा। इसी तरह से है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में डाल के पेशेंट को पानी पिला देते हैं और 2 घंटे के बाद उसका टेस्ट करते हैं। 2 घंटे के बाद टेस्ट करने पे अगर 200 से ग्लूकोज उसका ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है कि डायबिटीज मेलाइटस का रिस्क उस पेशेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 200 से नीचे रह जाए तो इसका मतलब है कि नॉर्मल है, पेशेंट को डायबिटीज नहीं है। इसी तरह से रैंडम टेस्ट है, इसको बीएसआर कहते हैं हॉस्पिटल्स में ना। आप अक्सर लैब की रिपोर्ट में देखेंगे बीएसआर लिखा होगा, मीन्स के ब्लड शुगर रैंडम। रैंडम ये होता है कि 2 घंटे, रैंडम ये होता है कि 8 घंटे के अंदर अंदर खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद किसी भी टाइम 8 घंटे के अंदर, अगर आज 8 घंटे से ज्यादा हो गए तो वो उसको हम फास्टिंग ग्लूकोज कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो 8 घंटे के अंदर अंदर जो है ना, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद जो भी हम टेस्ट लेंगे उसको हम रैंडम कंसीडर करेंगे, बीएसआर। ठीक है जी, ब्लड शुगर रैंडम। अच्छा जी, ये 3 टेस्ट हैं। लैब वैल्यूज आई विल रिपीट इन फ्यू सेकंड्स। 126 फास्टिंग है, 200 आफ्टर 2 आवर ऑफ 75 ग्राम ग्लूकोज, या फिर रैंडम है। रैंडम की वैल्यू क्या है जी, इधर दी हुई हमारी बुक में। रैंडम की भी 200 ही है, 200 अगेन। ठीक है, रैंडम मतलब ये है कि किसी भी सूरत में शुगर 200 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये है, देखा ना, इस केस में हमने 75 ग्राम ग्लूकोज दिया पेशेंट को, तो उसकी भी 200 से नीचे रही है। अगर 200 से ऊपर है, दिस मीन रिस्क ऑफ डायबिटीज। ठीक है जी, आगे इसकी ना, इसकी टाइप्स हैं डायबिटीज मेलाइटिस की। टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 कैसे होती है? अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने आपको पेंक्रियाज ग्लैंड पढ़ाया हुआ है। पेंक्रियाज ग्लैंड में मैंने आपको आइसलेट्स भी पढ़ाए हुए हैं इसके, कि इसमें जो यूनिट्स होते हैं सेल के, उनको आइसलेट्स कहते हैं। आवाज क्लियर है? अगर आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो बोल कर बता दें। सर बात अच्छा, क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, इस लेट्स में क्या होता है, इस लेट्स में मैंने आपको याद होगा कि 3 टाइप्स के सेल्स भी पढ़ाए हुए हैं, कि इसमें जो है ना 3 टाइप के सेल्स होते हैं हर इस लेट्स में। अच्छा, कौन कौन से सेल्स होते हैं जी? अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, अल्फा क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकागॉन। बीटा क्या करता है जी? इंसुलिन। और डेल्टा क्या करते हैं जी प्रोड्यूस? क्या प्रोड्यूस करते हैं जी? सोमेटोस्टेटिन सर। सोमैटोस्टेटिन। जी जी, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है डायबिटीज में, डायबिटीज की जो टाइप 1 है, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, इसमें ये होता है कि जो बीटा सेल्स है ना, ये वाले, ये जो बीटा सेल्स हैं, तो इनकी क्या होता है, इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है किसी वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज, इन्फ्लेमेशन और जेनेटिक कॉज, किसी वजह से ऑटोइम्यून सिस्टम, बीटा सेल की एट्रोफी हो जाती है, बीटा सेल जो है ना डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो इंसुलिन कम क्या ने प्रोड्यूस। पैसे रखे थे पार्टिसिपेंट भी 10 हो गए। डॉक्टर साहब म्यूट कर लें, बेशक पैसे ना भेजें लेकिन म्यूट तो कर लें। अच्छा, मैं शुगर लगा रहा था यार। अच्छा, इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन कम हो जाएगी जब बीटा सेल्स, ठीक है, बीटा सेल जो है ना कम हो जाएंगे तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी। तो इस पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, इसको कहेंगे डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1। ये जो है ना, ये टाइप 1 है। टाइप 1 क्यों हुई है? इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से। इंसुलिन की डिफिशियंसी क्यों हुई है? बीटा सेल लेट मी म्यूट ऑल द स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि टाइप 1 में क्या होता है। टाइप 1 में इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है। डिफिशियंसी क्यों होती है? बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से। बीटा सेल कम रिलीज कर रहे हैं तो इंसुलिन की कमी होगी है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना डायग्नोस्टिक टेस्ट में मैंने आपको एक बीएसआर के बारे में बताया। आप बुक में पढ़ेंगे, उधर एक और टेस्ट का लिखा होगा, आप कहेंगे सर ने तुम्हें पढ़ाया नहीं था ये, तो मैं इसके बारे में भी बता दूं। एक होता है HbA1c। HB कहते हैं हेमोग्लोबिन को 1, उसके उसके ऊपर एक प्रोटीन होती है, HbA1, सॉरी, HbA1c। ये एक टेस्ट होता है। ये बेसिकली पता है क्या, किस चीज का टेस्ट होता है? हमारे बॉडी में ना रेड ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर घूम रहे हैं जी। रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रोटीन्स होती हैं, उनके ऊपर जो है ना, उनके ऊपर ग्लूकोज की चेन्स लगी होती हैं। एक्चुअली हम डिटरमाइन करते हैं इन चेन्स को कि ब्लड ग्लूकोज, सॉरी, एरिथ्रोसाइट ना, ये एरिथ्रोसाइट है, रेड ब्लड सेल के ऊपर कितनी शुगर लगी हुई है। ठीक है ना। तो इस शुगर को चेक करने के लिए टेस्ट है HbA1c। बंदा पूछे ये महंगे वाला टेस्ट का इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ब्लड शुगर रैंडम जो है ना, बीएसआर या ब्लड शुगर फास्टिंग जो है ना, ब्लड शुगर फास्टिंग, ये टेस्ट होते हैं टेम्परेरी। आज हमने करवाए तो ये हमें आज का रिजल्ट बताएंगे, आज शुगर कितनी। लेकिन HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमें पिछले 3 माह की हिस्ट्री बता देगा इस पेशेंट में। HbA1c में शुगर उस टाइम रेज होती है जब पेशेंट में परमानेंटली तौर पर कुछ दिनों से, कुछ महीनों से शुगर अप रहेगी, तो वो जो है ना शुगर अटैच होना शुरू हो जाएगी एरिथ्रोसाइट की सरफेस के ऊपर, तो उसके लिए टेस्ट होगा HbA1c। ठीक है, HbA1c की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 6.5 है। 6.5 से जब तजावज करेगा तो उसमें डायबिटीज का रिस्क होगा, बल्कि इसमें 6.4 मैं कहूंगा। फर्स्ट एड में देखते हैं क्या वैल्यू दी हुई है HbA1c की। 6.5 ही दी हुई है इसने, कट ऑफ वैल्यू 6.5 से जब जैसे इंक्रीज करेगा HbA1c, तो उसमें जो है ना डायबिटीज हम कंसिडर करेंगे उसको। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? हमने डिस्कस किया डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके, ठीक है, और टाइप 1। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, थैंक यू। स्क्रीन भी नजर आ रही है? ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में ये होता है कि पेंक्रियाज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंक्रियाज के साथ पेंक्रियाज ओके है। ठीक है, पेंक्रियाज जो है ना A1 है।
अच्छा, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फिर कहाँ होगी? प्रॉब्लम होगी मसल के सेल्स में, मसल्स के जो सेल्स हैं उनमें। और कहाँ पे? जो फैट्स के सेल्स है ना जी, एडिपोज टिश्यू, येलो कलर में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फैट येलो कलर में होता है ना, ब्राउन येलो। अच्छा, एडिपोज टिश्यू के और मसल के सेल, मैंने पूरी बॉडी में से ये दो सेल ही क्यों चूज किए हैं? एनी वन ऑफ यू प्लीज आंसर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन एंडोक्राइन सिस्टम। एनी वन ऑफ यू, ये दो सेल क्यों ड्रा किए मैंने? क्योंकि इनके लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, इनके अंदर ग्लूकोज को शिफ्ट करने के लिए इंसुलिन ज़रूरी है, बाकी में ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं ना जी, आई हैव टू चेंज द कलर। इनके जो सेल्स होते हैं, उनके लिए उनके ट्रांसफर होता है ग्लू-2 के ज़रिए से। कौन-सा? ग्लू-2। ग्लू-2 किसी को याद हो तो क्या था जी? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 2। ठीक है, इनकी 5 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई थी, बाकी सारी टाइप्स इंसुलिन इंडिपेंडेंट थी, लेकिन ग्लूकोज GLU-2 जो था वो इंसुलिन पे डिपेंड करता है। तो ये एक मसल का सेल है, ठीक है? इसके अंदर एक वेसिकल पड़ी हुई है, वेसिकल में जो है ना GLU-2 पड़े हुए हैं। GLU-2 जो चैनल्स हैं जिनके ज़रिए से इंसुलिन जिनके ज़रिए से ग्लूकोज अंदर ट्रांसफर होता है। इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, इन रिसेप्टर पे आके एक्शन करती है इंसुलिन। इंसुलिन की एक्शन की वजह से ये वेसिकल्स फटती हैं, ये वेसिकल जब फटती हैं ये फ्यूज़ करती हैं मेम्ब्रेन के साथ। जो इनके अंदर GLU-2 चैनल्स होते हैं वो इस तरह मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस हो जाते हैं और उनके ज़रिए से ग्लूकोज सेल्स के अंदर चला जाता है। यही मैकेनिज़्म मसल सेल्स में होता है, यही फैट सेल्स में होता है, ठीक है? सेम मैकेनिज़्म फॉर बोथ सेल्स, बोथ टाइप ऑफ सेल। अच्छा, होता ये है कि इनके अंदर ग्लूकोज ट्रांसफर करने के लिए इंसुलिन ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई है? पैंक्रियाज़ भी ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्शन भी ठीक है, इंसुलिन सही प्रोड्यूस हो रही है। तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, ये जो मसल सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, जहाँ पे आके इंसुलिन एक्शन करती है, ये रिसेप्टर जो है ना, ये रेजिस्टेंस शो करेंगे। ये वाले रिसेप्टर जो है ना जी, ये वाले, ये रेजिस्टेंस शो करेंगे, ये इंसुलिन की बात नहीं मानेंगे। जब ये इंसुलिन की बात नहीं मानेंगे, तो आगे फर्दर जो है जिसमें ग्लूट पड़े हुए हैं, ये वेसिकल बर्स्ट नहीं होगी, ये वैसे की वैसे ही पड़ी रहेगी, ठीक है? तो GLUT2 जो है, ये मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस नहीं हो सकेंगे, ना ग्लूकोज अंदर जा सकेगा। तो टाइप 2 में क्या होता है जी, एट द एंड हमें क्या बात समझ आई? रेजिस्टेंस होती है। कहाँ पे? रिसेप्टर्स की रेजिस्टेंस। कौन से रिसेप्टर की? इंसुलिन के रिसेप्टर की। वो रिसेप्टर होते कहाँ पे हैं? मसल सेल्स के ऊपर और फैट सेल्स के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? टाइप 2 की बात क्लियर हुई जी। टाइप 1 में इंसुलिन बनती ही कम है पैंक्रियाज से, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से। टाइप 2 में रेजिस्टेंस हो जाती है रिसेप्टर्स की। कौन सा रिसेप्टर की? इंसुलिन रिसेप्टर्स की। तो ये थी जी टाइप 1 और टाइप 2 की बात। ठीक है जी, इसके रीडिंग करेंगे। इसके वाले से किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। अच्छा, मैं मेरे ज़हन में एक मेरे ना सिस्टर जो है वो डीपीटी की उन्होंने, तो वो मुझे एक दिन पूछती हैं, मेरे फादर डायबिटिक हैं तो वो इंसुलिन लगाते हैं। अच्छा, उन वो मेरी सिस्टर मुझसे पूछती है कि टाइप 2 में क्योंकि वो उनको ओल्डर एज में हुई है, तो ओल्डर एज में मोस्टली टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो है ना वो यंग एज में ही हो जाती है, पता चल जाता है कि इस पेशेंट में ना टाइप 1 हो गई है, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो गई है। ये एक बड़ा मेजर क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक एज। 40 प्लस जिन पेशेंट को होती है ना डायबिटीज़, वो मोस्टली टाइप 2 होती है। ठीक है ना जी, 40 प्लस टाइप 2। अच्छा, टाइप 1 जो होती है ना वो मोस्टली यंग एज में हो जाती है। मेरी सिस्टर मुझसे पूछती हैं कि टाइप 2 में इंसुलिन तो ऑलरेडी बनती है, पैंक्रियाज से सही बनती है, तो फिर हम पेशेंट को इंसुलिन क्यों लगवाते हैं? उससे क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है ये क्या होता है? टाइप 2 वाले पेशेंट को इंसुलिन क्यों लगाते हैं? टाइप 1 वाले को तो लगानी ही लगानी है ना, उसमें तो डेफिशिएंसी है इंसुलिन की। टाइप 2 वाले को क्यों लगाते हैं? अच्छा, आपको याद हो वो हम एक रिएक्शन पढ़ा करते थे, एंजाइम प्लस सब्सट्रेट, सब्सट्रेट प्लस एंजाइम, तो रिजल्ट वो जो प्रोडक्ट्स होती थी, उसमें ये होता था कि एंजाइम ज़्यादा हो जाए तो जो है ना ज़्यादा रिएक्शन होता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो रिसेप्टर होते हैं रेजिस्टेंस हो गए हैं, इंसुलिन इन पे एक्शन नहीं कर रही है, इंसुलिन की बात नहीं मान रहे। अच्छा, जब उस पेशेंट को हमने फर्दर और इंसुलिन लगा दी, फिर क्या होगा? एक रिसेप्टर के ऊपर जाना जनाब 5-7 मॉलिक्यूल आ गए हैं इंसुलिन के। सारे उसको कह रहे हैं भई काम करो। उस पे ज़ोर लगा रहे हैं ना, धक्केशाही कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ब्लड में इंसुलिन की कंसंट्रेशन बढ़ा देनी है। जब 5-7 इंसुलिन के मॉलिक्यूल जाके एक रिसेप्टर की मेहनत करेंगे ना, तो वो एट द एंड काम करना शुरू कर देगा। वो जो है ना वेसिकल को फ्यूज़ करवाएगा और जो है ना ग्लूट की एक्सप्रेशन हो जाएगी और ग्लूट के ज़रिए से ग्लूकोज़ अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी? बात समझ में आई क्या होता है? इंसुलिन की कंसंट्रेशन बढ़ने से कुछ रिसेप्टर काम करने लग जाते हैं। इस तरह से कुछ ग्लूकोज़ का लेवल किसी हद तक मेंटेन हो जाता है टाइप 2 में भी। ओके? अच्छा, इनकी मैनेजमेंट कैसे-कैसे करनी है हमने टाइप 1 वाले की? टाइप 1 में यंग एज में हो जाएगा तो सबसे पहले लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है टाइप 1 की। अगर फिर भी नहीं हुआ डॉक्टर अब्दुल कबीर आप बताएँ, डॉक्टर अब्दुल कबीर काकड़। अच्छा, टाइप 1 हो गई है जी, एक 20 साल का लड़का है आपके पास आया, आपने चेक करवाया, उसकी शुगर आई है, वो अगले दिन फिर आया, फिर उसकी शुगर आई है, HbA1c करवाया, वो भी जो HbA1c भी उसका 6.8 आ गया। डॉक्टर अब्दुल कबीर आप क्या करेंगे उस पेशेंट के साथ? सर उसको फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाएँगे सर। बिल्कुल सही, उसको टैबलेट क्यों नहीं खुलवाएँगे? सर इंजेक्शन है वो जल्दी काम करता है क्योंकि वो जल्दी एब्ज़ॉर्ब होता है और टैबलेट्स जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब जल्दी नहीं होते। डॉक्टर साहब ये रीज़न है, लेकिन ये सेकेंडरी रीज़न है। मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ क्यों। यार ये जो टैबलेट्स हैं ना इंसुलिन के लिए देते हैं, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमने आगे पढ़ना है। इनका मैकेनिज़्म है कि ये इंटेस्टाइन से अब्ज़ॉर्प्शन को कम करवाती है। यंग पेशेंट में अगर इंटेस्टाइन में अब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाएगी, न्यूट्रिशन कहाँ से आएगी? ग्रोथ कहाँ से होगी? डेवलपमेंट कहाँ से होगी? उसकी आगे वाली लाइफ़ कैसे गुज़रेगी? समझ रहे हैं ना? तो उसको लगानी है इंसुलिन, ताकि उसके ब्लड में घूमता हुआ ग्लूकोज़ जस्ट मसल और एडिपोज़ टिश्यू के सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाए। सिर्फ़ इतना काम करना है। और इंसुलिन लगाने की दूसरी वजह ये है कि उसमें सिर्फ़ इंसुलिन की कमी है और उसमें कोई मसला है ही नहीं है। ठीक है ना?
उस पेशेंट को मसला ये है कि उसको इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो गई है। इसलिए टाइप 1 के ट्रीटमेंट में टैबलेट्स नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, किसी एग्जाम में भूल नहीं जाना आपने। टाइप 1 के पेशेंट की फर्स्ट जो वो है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, सेकंड उसका इंसुलिन है ट्रीटमेंट। अच्छा टाइप 2 में थोड़ा डिफरेंट है। टाइप 2 एक 45 ईयर का पेशेंट आपके पास आ गया, आपको आपने डायग्नोज कर लिया HbA1c उसका जो है ना 7.2 आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसका बीएसआर आपने करवाया जी, बीएसआर उसका आ रहा है जी 325। कन्फर्म हो गया कि डायबिटिक है पेशेंट। इसकी जो मैनेजमेंट करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करनी है ना, साथ हमने उसको टैबलेट शुरू करवानी है। कौन सी? फर्स्ट लाइन ग्लूकोफेज है, ठीक है। इसके बाद बहुत सी टैबलेट्स आएंगी, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। पूरी एक दुनिया है डायबिटीज़ की जो ट्रीटमेंट की है ना, रेटरल और ग्लीम्स, और वो आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा उनकी कैटेगरियाँ भी। आगे जाके मैं इनकी कैटेगरीज भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये एक पूरी दुनिया है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की। तो मतलब उसको जो है ना टैबलेट शुरू करवाते हैं टाइप 2 वाले पेशेंट को। टैबलेट से क्या होता है, कुछ टैबलेट्स किडनी पे एक्ट करती हैं, कुछ इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगी। कुछ जो हैं वो किडनी पे एक्ट करती हैं, उधर ग्लूकोज की री-एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगी। कुछ टैबलेट्स जो हैं वो शिफ्टिंग करती हैं, ठीक है, इंट्रासेलुलर शिफ्टिंग। कुछ टैबलेट्स इंसुलिन वाला काम, मतलब कुछ टैबलेट्स जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो वो आगे जाके उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, आज के और हमारे टॉपिक में जो जरूरी बात है, टाइप 1 और टाइप 2 की मैनेजमेंट को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस किया, इन इसका जो पैथोलॉजी को डिस्कस किया। उसके अलावा जो हमारे पास आगे है इसकी कॉम्प्लिकेशन, कि इसको ट्रीट ना करें 1 हो या 2 हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आती है। टाइप 1 में जो मोस्टली कॉम्प्लिकेशन आती है ना जी, वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आती है, डीके। अच्छा जी, ये कैसे आती है इसकी थोड़ी पैथोलॉजी बता देता हूँ आपको। टाइप 2 में जो मोस्टली कॉम्प्लिकेशन आती है ना, वो हाइपरग्लाइसेमिक ओस्मोलर डियूरेसिस आता है। हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। वो होता ये है कि हमारे जो ब्लड होता है ना, ब्लड उसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जब ये यूरिन में जाता है तो यूरिन से जो है ना ग्लूकोज एक्सक्रीट होता है, वो साथ अपने साथ पानी को भी भगा ले जाता है। ग्लूकोज साथ साथ जाते जाते पानी को भी ले जाता है। यूरिन बहुत ज़्यादा है। आपने देखा ना जिस पेशेंट की शुगर बढ़ी हो वो बार बार वॉशरूम जा रहा होता है, क्यों जाता है वो? उसमें पानी की ज्यादती तो नहीं है? डॉक्टर मोहसिन जी फिर आप बताएं, डायबिटीज वाले पेशेंट में पानी तो ज़्यादा नहीं हुआ, फिर वो बार बार यूरिन करने क्यों जा रहा है? एनी वन ऑफ यू, डॉक्टर हमजा बड़ैच हैं या डॉक्टर उनसी हैं, कोई भी बता दें कि डायबिटिक पेशेंट है, उसमें पानी की ज्यादती तो नहीं हुई है, वो बार बार वॉशरूम क्यों जाता है? ग्लूकोज़ की जाती तो है ना, जब किडनी ने ग्लूकोज़ निकालना तो साथ पानी भी जाएगा। बिल्कुल सही है। किडनी, अच्छा किडनी में ग्लूकोज, अच्छा इसका ना एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि किडनी में ग्लूकोज चला ही इतना जाता है जितना किडनी रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकता। आपको पता है किडनी आमतौर पे नॉर्मल पर्सन में किडनी में 100% अब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की। जितना ग्लूकोज जीएफआर में जाता है 100% वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है, यूरिन में एक भी ग्लूकोज नहीं जाता। लेकिन जिस पेशेंट को डायबिटीज होगी और उसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल 180 से ऊपर चला जाएगा ना, 180 ग्राम से ऊपर जब यूरिन में ग्लूकोज जाएगा तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। 180 तक हो सकता है, ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए कुछ पेशेंट का ना यूरिन टेस्ट से भी पता चल जाता है इसको शुगर है नहीं। वो कैसे पता चलेगा? जब उसकी शुगर 180 से ऊपर होगी। 180 से नीचे रहेगी तो यूरिन टेस्ट से पता नहीं चलेगा, सिर्फ ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। अंडरस्टैंड? अच्छा 180 तक जो शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, उसको तो किडनी रीअब्सॉर्ब कर लेता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है। उसके आगे उसकी कैपेसिटी नहीं है रीअब्सॉर्प्शन की। तो बाकी वाला ग्लूकोज फिर यूरिन के जरिए से बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा तो अपने साथ बहुत सारे वाटर को भी बहा के ले जाएगा। इसलिए पेशेंट को बार बार उसका ब्लैडर फिर फुल हो जाएगा और वो बार बार वॉशरूम जाएगा। अंडरस्टैंड है जी? अच्छा एक इसके वाले से और जो बात है, कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर रहे थे, डीके क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट क्या है। इसमें ये होता है कि ब्लड में एक तो पानी कम हो गया है, बार बार यूरिन कर रहा है पेशेंट, उसमें वाटर का वॉल्यूम कम हो गया है। दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो क्या ये पेशेंट हाइपर ऑस्मोलर नहीं हो गया? इसमें ऑस्मोलैलिटी बहुत बढ़ गई है। एक तो पानी कम है, डिहाइड्रेशन हो गई है बार बार यूरिन करके, ऊपर से जो है ना ब्लड में ग्लूकोज ही ग्लूकोज भरा हुआ है। तो ये एक स्टेट बन जाएगी हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरोस्मोलिक स्टेट, ठीक है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो ब्रेन पे इफेक्ट करेंगी, डिजीनेस, इन इन जो है ना अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, फोकस की डिफिकल्टी। तो ये और डिहाइड्रेशन की वजह से बाकी जो कॉम्प्लिकेशन आती है साथ वो भी आएंगी, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ब्रेन की नेक्रोसिस हो सकती है, क्योंकि आपको पता है डिहाइड्रेशन का सबसे पहला इफेक्ट ब्रेन पे होता है। ब्रेन में 80% वाटर होता है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बिल्ड हुआ। डीके क्या है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। होता ये है कि जब इंसुलिन नहीं है ना, इंसुलिन का एक फंक्शन बॉडी में लिपोलाइसिस को स्टॉप करना भी है। लिपोलाइसिस क्यों होती है बॉडी में? जब बॉडी में एनर्जी की स्टार्वेशन हो जाती है ना जी, एक नॉर्मल प्रोसेस है, जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो इंसुलिन रिलीज होना बंद हो जाती है। ये लॉजिकल बात है डॉक्टर साहब, एनी वन ऑफ यू, कि जब बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं है तो इंसुलिन ने रिलीज होकर क्या करना है? उसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी ना, ग्लूकागॉन की शुरू हो जाएगी जो इसके ऑपोजिट हार्मोन है। अच्छा जब इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाती है हाइपोग्लाइसीमिया में, तो फिर इंसुलिन के रुकने से एक प्रोसेस शुरू हो जाता है लिपोलाइसिस। ग्लूकोज तो बॉडी में बहुत कम है, एनर्जी कहाँ से आनी है? लिपोलाइसिस से, मीन्स के ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। अच्छा जब लिपिड्स की ब्रेक डाउन होती है उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है? फ्री फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स प्लस क्या होता है जी? ट्राइग्लिसराइड। अच्छा जब ये ट्राइग्लिसराइड जो है ना, ये फर्दर चले जाते हैं अ, इसकी ना बायोकेमिस्ट्री, अच्छा इसके साथ ना इनकी जो फैटी एसिड की फर्दर ब्रेकडाउन होती है और ट्राइग्लिसराइड का फर्दर रिएक्शन होते हैं तो कीटोन्स बनते हैं, कीटोन बॉडीज लिपोलाइसिस से।
जो फर्दर रिएक्शन होते हैं उनसे कीटोन्स बनते हैं। कीटोन क्या होता है? कीटोन भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। हमारे बॉडी के सेल्स जो है ना कीटोन्स को यूज़ कर सकते हैं सिवाय ब्रेन के। हमारे ब्रेन का वो सेल्स जो है ना वो जस्ट ग्लूकोज को यूज करते हैं एनर्जी के लिए, ना वो फैटी एसिड को यूज, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं ना सारे के सारे वो ग्लूकोज से एनर्जी लेते हैं या लेते हैं फैटी एसिड से, लेकिन जो ब्रेन के सेल हैं वो फैटी एसिड को यूज नहीं कर सकते, वो यूज करते हैं कीटोन्स को। इसलिए कीटोन्स भी बनते हैं लिपोलाइसिस में ताकि ब्रेन को भी एनर्जी मिल सके। अच्छा, लेकिन ब्रेन के लिए तो ये फायदेमंद तो हो गए हैं, लेकिन एट द एंड ये नुकसानदेह भी हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? यही कीटोन अगर ब्लड में ज्यादा इकट्ठे हो जाएं तो ब्लड में पीएच कम हो जाएगी। एसिडिक इन नेचर होते हैं ना ये। जब पीएच कम हो जाएगी, किसकी वजह से कम हुई है? कीटोन्स की वजह से, तो इसको हम कहेंगे कीटो एसिडोसिस। एसिडोसिस मीन पीएच कम हो गई ना, एसिडिक हो गया ब्लड, कीटो एसिडोसिस। ठीक है जी। तो ये कैसे होती है? लिपिड की ब्रेकडाउन से कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये होने जरूरी भी है क्योंकि ब्रेन जो है ना या तो ग्लूकोज से एनर्जी लेता है या कीटोन से। लेकिन ये कीटोन इतने ज्यादा हो गए हैं प्रोड्यूस, इतने ज्यादा हो गए हैं कि इनकी वजह से ब्लड जो एसिडिक हो गया है, तो इसको कहेंगे कीटो एसिडोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? कीटो एसिडोसिस। इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आएंगी एसिडिक नेचर ऑफ ब्लड की वजह से, उसमें फिर अनकॉन्शियसनेस, डिजीनेस, ड्रोजीनेस, ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ना लो पीएच की वजह से, वो फेस करना पड़ेंगी। इसमें ना हमारे बुक में टेबल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, दूसरी तरफ कंपैरिजन किया हुआ है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर स्टेट का। दोनों में ना आपस में डायग्नोसिस का फर्क दिया हुआ है, पैथोलॉजी दी हुई है और दोनों की मैनेजमेंट दी हुई है। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था एग्जाम की, मुझे एक बड़ी कन्फ्यूजन एक बड़ी हुई मुझे कि दोनों में डायग्नोज कैसे बनाना है। पेशेंट अगर मेरे पास आ गया है, उसको शुगर है, अब वो बेहोशी की हालत में मेरे पास आया है, जब उसकी शुगर चेक किया है तो उसकी शुगर 450 है, लेकिन वो बेहोश पड़ा हुआ है। अब मैंने उसको ठीक कैसे करना है? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से बेहोश हुआ है या कि हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हुआ है? मैं बड़ा सोचता रहा। उसका जो डायग्नोज है ना, आप भी आज पढ़ना, रीडिंग करना, मिलता जुलता है। सिर्फ एक डिफरेंस मिला मुझे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ना ये जो कीटोन्स होते हैं ना, ये इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, कीटोन्स की फ्रूट्स की स्मेल की तरह, तो उस पेशेंट के सांस से फ्रूट की स्मेल आएगी। और दोनों में मुझे कोई डिफरेंस नहीं मिला, दोनों में शुगर आई होगी, दोनों में अनकॉन्शियसनेस होगी। तो मैं बड़ा फर्क फिर ब्लड टेस्ट से तो पता चल ही जाएगा ना ब्लड में कीटोन्स हैं या नहीं है। ब्लड टेस्ट से पहले आपने फौरन पेशेंट को कैसे डायग्नोज करना, मैं बड़ा सोच रहा। मैंने कहा यार, हॉस्पिटल में मेरे पास पेशेंट आ जाए बेहोश पड़ा हुआ है तो मैं उसका ब्लड सैंपल भेज के 2 घंटे इंतजार करूंगा कि इसके ब्लड में कीटोन है या नहीं है, फिर मैनेजमेंट करूंगा। मैंने कहा नहीं, ये बात गलत है। मैंने उसकी मैनेजमेंट पढ़ी। मैंने जब मैनेजमेंट पढ़ी तो दोनों की मैनेजमेंट सेम है जी। जब मैंने सेम मैनेजमेंट पढ़ी, मैंने इसके डायग्नोज वाले जो है ना वो जो था ना कंफ्यूजन पैदा करने वाली स्टेटमेंट्स, मैंने उनको इग्नोर कर दिया। दोनों की मैनेजमेंट में हमने पेशेंट को फ्लूइड लगाना है, हमने पेशेंट को इंसुलिन लगानी है, और हमने पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेड सम टाइम लगाना है। फ्लूइड कौन सा लगाना है हमने पेशेंट को? या नॉर्मल लाइन लगानी है या रिंगर लैक्टेट लगानी है। ग्लूकोज नहीं लगाना, ऑफ कोर्स ग्लूकोज नहीं लगाना। फ्लूइड से क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स में इतना ज्यादा ग्लूकोज भरा हुआ था उसमें वो डिल्यूट हो जाएगा। जब इसमें फ्लूइड आएगा ना तो ये डिल्यूट हो जाएगा ग्लूकोज। एक मैनेजमेंट होगी। इंसुलिन लगाने से क्या होगा? ये जो है ना ग्लूकोज, ये इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी इंट्रासेलुलर। तो इस तरह से पेशेंट मैनेज हो जाएगा। ठीक है जी। इसकी रीडिंग कीजिएगा। मेरे जो है ना टाइम सर भी हो रहा है। जी जी बताएं। सर ये कीटो एसिडोसिस है तो फिर हम रिंगर लैक्टेट क्यों दे रहे हैं? ये भी तो कर सकती है बात। इसमें ना, हाँ ये मैंने ना हॉस्पिटल में भी देखा है, रिंगर लैक्टेट लगवाते हैं। इसमें कीटोन्स तो नहीं होते रिंगर में, ना ही ग्लूकोज होता है रिंगर में। सर कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ ही लगा देंगे क्या चीज? रिंगर लैक्टेट। हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते सर हैं। फिर ये अरिथमिया नहीं करवा देगा क्योंकि वो भी क्या उसमें भी करवाएगा जी? पोटाशियम है। क्या करवाएगा? मैंने कहा इसमें भी सर वो ये अरिथमिया नहीं करवा देगा पेशेंट को। नहीं नहीं नहीं, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ना बैलेंस ही करेगा। कैल्शियम की तो कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है ना। कैल्शियम ग्लूकोनेट हम लगाते हैं जब हमें रिस्क हो कि पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो हम ये लगाते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी पेशेंट अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है। तो इसकी जो मेन मैनेजमेंट जो बुक में दी हुई है वो फ्लूइड और इंसुलिन है। ये है जी ट्रीटमेंट। अच्छा आप देख लेंगे दोनों का ट्रीटमेंट उसने लिखा भी सेम ही हुआ है। जूम करता हूँ। अच्छा बाकी जो चीज़ें हैं ना वो देखें, ये उसने फर्क करके लिखा हुआ अलग अलग, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो दोनों का सेम है। आईवी फ्लूइड्स हैं, इंसुलिन है और पोटाशियम है। मैं आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट कह रहा था, आई एम सॉरी, एक्चुअली पोटाशियम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा, टू रेप्लेट इंट्रासेलुलर स्टोर्स। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, तो जब इंसुलिन लगाते हैं ना तो पोटाशियम साथ वाला किस लिए लगाते हैं? किसी को आइडिया हुआ ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कि पोटाशियम क्यों लगाना है इस पेशेंट को? सर वो किसी फ्लूइड को आइडिया? रिएब्जॉर्प्शन के लिए। नहीं नहीं, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं। मैंने आपको एक दिन याद है थोड़ी सी मैनेजमेंट बताई थी। मैंने बताया था पोटाशियम का लेवल इंक्रीज होने से रिदमिया हो जाएगा, तो पोटाशियम को मैनेज कैसे कैसे करना है, उसमें एक इंसुलिन भी बताया था। जिस तरह इंसुलिन जो है ना ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ट्रांसफर करता है ना, इसी तरह पोटाशियम को भी ट्रांसफर कर देता है अंदर। ठीक है।
तो जब ब्लड वाला पोटेशियम सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा तो ब्लड में पोटेशियम की कमी हो जाएगी, ठीक है? तो फिर हम उसको पोटेशियम साथ देते हैं ताकि ब्लड में कमी ना हो, क्योंकि इंसुलिन की वजह से हमें ज़्यादा सारी इंसुलिन लगानी पड़ती है और काफ़ी सारा पोटेशियम जो है ना सेल के बाहर से अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो इन शॉर्ट इंसुलिन जो है ना पोटेशियम की शिफ्टिंग भी करता है। तो ये एक मैनेजमेंट इंसुलिन का एक यूज़ हम उधर भी पढ़ेंगे।